हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। हम लोग साझेदारी में साझेदार के प्रवेश के बारे में पढ़ रहे थे। साझेदार के प्रवेश की अगली कड़ी में मैंने आपको कई चीज़ बताया है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि गुडविल का कैसे नगद गुडविल आएगी, कैसे वो बांट लेंगे पुराने साझेदार। अगर यह फर्म में रहने दें, नगद गुडविल आएगी, उसका कुछ हिस्सा फर्म के साझेदार को पुराने साझेदार निकाल लें। नंबर 3, यदि नगद नहीं है, ख्याति खाता खोला जाए। इस तरह से कंडीशंस के मैंने आपको सब बताया है, यानी इस तरह से क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए, जनरलिटी के नियम को फॉलो करिए, मेहनत करिए। ठीक है। अब हम आज बता रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्ट 6 बता रहे हैं पूंजी का समायोजन। आप क्या पढ़े थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD जितने लोग हैं बनाया जाता तो उनका लास्ट में जो CD आता था, मान लें 3 लोग हैं, टू बैलेंस CD जो आता था, जो भी आया उसी के अनुसार उसी को हम अगले नेक्स्ट बैलेंस शीट में दिखाते थे। आप प्रीवियस 3-4 क्वेश्चनों में आपने यही पढ़ा है कि लास्ट में जो बैलेंस CD आया वही के क्वेश्चनों में वही के बैलेंस शीट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पहले से ही कह दिया जाएगा कि CD फिक्स रहेगी कि हाँ भाई यही CD रहेगी, वो पुराने साझेदारों का या नए साझेदारों का पूंजी उनके अनुपात में, उसके लाभ विभाजन अनुपात में रहेगी। पहले से हम CD का जो मान होगा या जो शेष होगा हम पहले से ज्ञात कर लेते हैं, उसी को CD रखते हैं। ठीक है, बैलेंस CD। अब हम इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि नए साझेदार के अनुपात में पुराने लोगों को कर दिया जाए या पुराने लोगों के अनुसार नए लोगों को कर दिया जाए। तो पहली कंडीशन आपके एग्जामों में ज़्यादातर यूज होती है, ज़्यादा आती है पहली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन का प्रयोग ज़्यादा होता है, दूसरी कंडीशन का प्रयोग कम होता है। पहली कंडीशन में क्या होता है कि नए साझेदार की पूंजी दी रहती है। नए साझेदार की पूंजी दी रहती है। नए साझेदार कितनी पूंजी लाया ये दिया रहता है पहली कंडीशन में, क्योंकि नए साझेदार की पूंजी कितना लाया उसी के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। दूसरी कंडीशन में नए साझेदार कितना पूंजी लाया यह नहीं दिया जाएगा। तो कैसे ज्ञात होगा? वह लास्ट में ज्ञात होगा। पुराने साझेदार के अनुपात में लास्ट में इन द एंड में पता चलेगा कि नए साझेदार कितनी पूंजी लाएगा, लास्ट में पता चलेगा। इसलिए ऐसे इस कंडीशन में नए साझेदार कितनी पूंजी लाया नहीं देगा, लास्ट में हम पुराने साझेदार के अनुपात में नए साझेदार की पूंजी को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितना लाया, वही होगा कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन पहली कंडीशन में नए साझेदार की पूंजी देगा, पुराने साझेदार का ज्ञात किया जाएगा। दूसरी कंडीशन में नए साझेदार की पूंजी नहीं देगा, पुराने साझेदार की पूंजी के अनुपात में नए साझेदार की पूंजी ज्ञात की जाएगी। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लें 3 लोग हैं ABC, 3 पार्टनर्स हैं ABC। ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स ABC 3 पार्टनर हैं। तो हम अब प्रीवियस क्वेश्चनों में क्या ज्ञात करते हैं? जैसे सपोज दैट करिए कि इधर का योग मान लीजिए इधर 20,000 है, इनका ये 5,000 है, ये मान लीजिए 6,000 है, इनका मान लीजिए 15,000 है, 5,000 है और 4,000 है। मान लीजिए कैपिटल के रूप में 15,000 लाए। ये रहता था तो अगर हमको CD ज्ञात करना हो 20 5 25 6 26,000। ठीक है, 15 5 20 4 24,000 और 15,000। ज़्यादातर कैपिटल का क्रेडिट से होता तो हम CD क्या लिखते थे? यही CD लिखते थे, टू बैलेंस CD। वही सेम ये टोटल में आता था 26,000, 24,000 और 15,000 टोटल में आता था। ये जो अंतर इधर मान लीजिए अगर पहले से 1,000 है तो बैलेंस CD कितना बचा? 25,000। अगर पहले से मान लीजिए 1,000 है तो बैलेंस CD कितना बचा? 23,000। इसमें कुछ नहीं है तो बैलेंस CD 15,000। तो CD क्या होता था? जो पक्ष कम आता था जितने से। क्लियर है कि 25,000 23,000 जो पहले से फिक्स नहीं होता था, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद वही CD होता था। तो ये पहले हम पढ़े हैं। लेकिन अगर पूंजी के समायोजन की बात किया है, पूंजी के समायोजन की बात कर रहा आपसे, तो यह CD यह नहीं आएगा। यह CD हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, वही आएगा, फिक्स रहेगा कि वही आएगा। ठीक है, इसका 26,000 24,000 और 15,000 आ रहा है। तो सपोज़ दैट एक करिए, मान लीजिए यह रिवैल्यूएशन का है, 1,000 कोई घाटा हुआ है और ये न्यू पार्टनर्स ही ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है,
तो ये पहले की, लेकिन अगर पूंजी के समायोजन की बात कर रहे, पूंजी के समायोजन की बात कर रहा है, तो अगर हम ये करें, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए ए बी का रेशियो है 2:1, ठीक है, 2 बराबर बराबर है, 1:1, और सी 1/5 के लिए साझेदार बनाया। कितने के लिए साझेदार बनाया? 1/5 के लिए सी आ गया। तो नया रेशियो आप ज्ञात करेंगे, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये रेशियो आएगा 2:1। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये कहे कि नए साझेदार के अनुपात में पुराने साझेदार के पूंजी को समायोजित करिए, तो आपको क्या करना है, तो आप पहले से एक के लिए 15,000, तो 2 के लिए इनका कितना हो जाएगा, एक के लिए आपको कैलकुलेट करेंगे, एक के लिए 15,000, तो 2 के लिए ये 30,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा आपके सामने। तो पहले से ही हम इसके अनुपात में CD को ज्ञात कर लेंगे, 30,000, इसका भी 30,000 आएगा, इसका लिए 15,000, क्योंकि एक के लिए 15,000 तो 2 के लिए 30,000। तो हम कैलकुलेट करें। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यह तो शेष है नहीं, ये तो पहले से कैलकुलेट मान है। तो ऐसी कंडीशन में डेबिट का ज़्यादा, किसी साझेदार का डेबिट का ज़्यादा आएगा, क्रेडिट का कम, किसी साझेदार का क्रेडिट का ज़्यादा आएगा, डेबिट का कम, दोनों तरफ का योग बराबर करना। जैसे ऐसी कंडीशन में 30,000, 30,000, 15,000 आ जाएगा। अब दोनों तरफ का योग बराबर करना, इधर देख रहे हैं 26,000, इधर देख रहे हैं कि इधर आप टोटल करेंगे 30 1 31,000 आ जा रहा है। तो आप ये बताइए कि 30,000 या 30,000, जबकि दोनों तरफ का योग बराबर होना चाहिए, इसलिए इधर लिखते हैं बाई कैश किसी अकाउंट में, बाई उसके उस पास अगर स्थिर पूंजी रखी जाती है तो बाई करेंट अकाउंट, या कभी कभी उसके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस साझेदार के। ज़्यादातर कैश और बैंक लिखते हैं। तो कितना अंतर आएगा, 5,000। अब ये भी कितना हो जाएगा, 31,000। ठीक है, ऐसे तब हम मतलब कहने का यह अर्थ है कि अगर पूंजी के समायोजन की बात की गई तो जो हम पहले से ही उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं पूंजी का शेष, उसी शेष को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, कोई न कोई पक्ष ज़्यादा आता है तो कोई न कोई पक्ष कम आता है। तो जो पक्ष कम आता है उधर हम कैश, बैंक या उसके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और वही बाद में कैश, बैंक या करेंट अकाउंट में हम एडजस्ट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण लेके हम आपको समझा रहे हैं पूंजी का समायोजन आप कैसे करेंगे। तो नंबर 1 बात है कि जो अंतर आएगा, क्योंकि आप बैलेंस CD जो रहेगा वो टोटल का नहीं है, पहले से कैलकुलेट रहेगा। नंबर 1 जो पूंजी का शेष रहेगा, पूंजी का शेष हम कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, बैलेंस CD, टू बैलेंस CD डेबिट में लिखते हैं। तो जो पूंजी का शेष रहेगा वो पहले से पता होगा, पहले से क्या होगा, पता होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या समस्या आएगी, समस्या क्या आएगी कि कभी कभी डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा किसी साझेदार को। तो ऐसी कंडीशन में इसको दोनों तरफ का योग बराबर करने के लिए किस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, कैश आब्लिक उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या उसके लोन अकाउंट, उस पार्टनर्स के लोन से अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नंबर 1 यदि डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट क्या हो, कम हो, डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट कम हो, तो क्या एंट्री होगी, डेबिट ज़्यादा है, किसी भी खाते का डेबिट ज़्यादा है, इधर ज़्यादा आया और इधर कम आया, तो जिधर कम आया उधर लिखेंगे बाई कैश, बाई करेंट। तो एंट्री क्या बनेगी कि कैश या बैंक दोनों में से ज़्यादातर हम कैश और बैंक लिखते हैं, या उसके करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट से अकाउंट, या उसके लोन अकाउंट में, लोन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में एडजस्ट कर देते हैं। तो रिलेटेड पार्टनर्स, जो रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी लोग नहीं, जिसकी ज़्यादा रहेगी, सभी लोगों की ज़्यादा है तो सभी लोगों को कर देंगे। और अगर नंबर 2 ज़्यादातर हम कैश और बैंक लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि क्रेडिट अगर ये डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो ऐसी कंडीशन में कैश बैंक को डेबिट करने का मतलब हम कह सकते हैं, अगर कैश बैंक से रिलेटेड है कि संबंधित साझेदार जो भी रहेगा, संबंधित साझेदार नगद लाएगा, नगद क्या करेगा, लाएगा। अगर कैश की बात किया जा रहा है, केवल कैश की ना आएगा, क्योंकि कैश है बैंक, कैश आएगी, डेबिट व्हाट कम से। अगर दूसरी कंडीशन यदि क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो,
क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, तो इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी। रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या इनके करेंट अकाउंट, जो भी ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक इसको क्रेडिट कर देंगे करेंट अकाउंट या उनके लोन्स अकाउंट्स में। एडजस्ट कोई लोन होना है तो उसके संबंधित साझेदार का लोन है तो लोन में चल, ज़्यादातर हम कैश और बैंक। तो ऐसी कंडीशन में अगर कैश और बैंक के बारे में कहें तो क्या करेंगे, संबंधित साझेदार फर्म से कैश या बैंक पैसा ले जाएंगे, इसमें लाएंगे, इसमें ले जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये पहले से ही पता चल जाएगा कि सीडी क्या होना चाहिए। ये सीधे सवालों में आता है लेकिन आपको समझना अनिवार्य है कि कैसे होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, दो साझेदार हैं, मान लो ये क्वेश्चंस है, दो साझेदार हैं ए एंड बी, उनका लाभ विभाजन मान लीजिए बराबर है। यदि सी को 1/5 के लिए साझेदार बनाए, कितने के लिए साझेदार बनाए, ऐसे कंडीशन दे देगा कि सी साझेदार बनाए, सी ने ₹20,000 पूंजी व ₹10,000 ख्याति का लाभ। और ओल्ड पार्टनर्स ए बी की बैलेंस शीट कोई दी रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए बी की बैलेंस शीट दे रहेगी, उनकी असेट्स इधर रहेगी, असेट्स रहेगी और इधर उनकी कैपिटल लायबिलिटीज, ठीक है, कोई भी बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, बैंक लोन, असेट्स रहेगी, दोनों तरफ का योग क्या रहेगा, बराबरी किसका रहेगा, ए एंड बी। ऐसे सवाल है आपको प्रश्न में दे देगा। सब कंडीशन आपको केवल पूंजी के समायोजन की बात करिए तो लास्ट में पूरी चीज़ देगा कि किसी संपत्ति को रिवैल्यूएट किया गया, बिल्डिंग प्लांट मशीन की मूल्य बढ़ा या घटा, स्टॉक का मूल्य बढ़ा या घटा, दायित्व में कमी बेसी, कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पूरे आइटम देंगे। नीचे कहीं समायोजन में एक लाइन देगा, क्या देगा, नीचे समायोजन में नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित करिए, ऐसी बातें उसके ये दे देगा। अभी एक नया इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, कैसे पता चलेगा, जो ओल्ड बैलेंस शीट रहेगी उसके नीचे कभी कभी उसके ऊपर दे देगा, एक लाइन में देगा, या नहीं देगा तो हम समायोजन नहीं करेंगे, जैसे हम प्रीवियस बताएं वैसे ही आप क्वेश्चन। लेकिन अगर ये लाइन देगा कि नए साझेदार की पूंजी के अकॉर्डिंग पुराने साझेदार की पूंजी को, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे समायोजित करेंगे, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, याद कर लीजिए। 1/1 है, 1/5 के लिए 20,000 लाया, तो आप कैसे समायोजित करेंगे, तो आप क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, देखिए सवाल आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो सभी प्रश्नों में बनाते हैं इसमें भी वही रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। इसके लाभ हानि को जो होगा ए बी, अगर इधर ज़्यादा होगा ए बी में बांट देंगे, दोनों तरफ का योग बराबर करेंगे। फिर आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आप क्या बनाएंगे इसके बाद, ध्यान से समझिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका किसका बनाएंगे, ए बी सी, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट बना लेंगे। उनके पुरानी पूंजी को लाएंगे, बैलेंस बीडी, संचय है तो बांट देंगे बाय रिजर्व, ठीक है। गुडविल है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर नगद है तो या नगद नहीं है तो बाय वो न्यू पार्टनर सी का कर देंगे। आप पूरा चीज़ करने के बाद देखिए समायोजन कब करते हैं, एकदम अंत में पूरी चीज़। ऐसा नहीं कि जो सी का कैपिटल कितना है 20,000 लाया और गुडविल का कितना लाया 10,000 लाया, ठीक है। तो आप पूरा सी का पूरा कर लेंगे, ए बी का भी कर लेंगे, सी का भी पूरा करेंगे, और लास्ट में जब सभी चीज़ें हो जाएं, कोई चीज़ बाकी नहीं हो, तो एक लाइन छोड़ के इधर, और एक अगर ज़्यादातर सी डी इधर होगा तो एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस सी डी,
एक लाइन इस छोड़ते क्यों, इधर कोई भी चीज़ लिखा हो एक लाइन छोड़ते क्योंकि अगर यह पक्ष ज़्यादा यह पक्ष कम है तो टू बैंक या टू कैश या टू करेंट अकाउंट इसके नीचे तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि सीडी सबसे अंत में होता है। इसलिए पहले से क्लियर है कि संयोग से अगर क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो इधर हम कैश और बैंक को लिख सकें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सी का पूरा, पहले सी इधर ए बी का तो बनाएंगे, सी का पूरा सी डी ज्ञात करेंगे। सी डी कभी कभी जो कैपिटल आती है वही सी डी हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताएं कि अगर नया साझेदार ख्यात की राशि नगद नहीं लाता है तो उससे उसकी पूंजी का शेष क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि उतनी ख्याति की राशि को न्यू साझेदार अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो क्या एंट्री हो जाती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। तो लास्ट में सी डी। तो अगर मान लीजिए संजोग से नगद लाया तो नहीं घटेगा, आप ये 20,000 इधर आ जाएगा, 20,000 यहाँ आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब जब आप कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, लास्ट में जो सीडी आया उसी को आधार आप बनाएंगे, पहले से जो पूंजी लाया उसको आधार नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाद में कभी कभी नए साझेदार की पूंजी घट जाती है, यहाँ सीडी कम हो जाता है, तो इसको आधार बनाएंगे आप, पहले से नहीं। चलिए हमको संजोग से मान रहे हैं कि नए साझेदार का जितना पूंजी लाया वही सीडी हुआ 20,000। तो अब आप क्या करिए, ऐसी कंडीशन में अब ए बी का सीडी ज्ञात करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ए एंड बी का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 1/, सी कितने के लिए साझेदार में प्रवेश किया, 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। प्रश्न में यह भी देखना है कि त्याग अनुपात दिया है करना, नहीं तो आपको तुरंत न्यू रेशियो ज्ञात करिए। कौन सा रेशियो ज्ञात करिए, न्यू रेशियो ज्ञात करिए। तो अगर आप इसको न्यू रेशियो ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा 2:2:1 ये आएगा, आप ज्ञात करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है, अरे सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया, तो 1 - 1/5 कर देंगे, 4/5। 4/5 का आधा 2/5 ए का हो जाएगा, 2/5 बी का हो जाएगा, 1/5 सी का, तो 2, 2, 1 हो जाएगा। 4/5 × 1, 1, 2 होता है, 1, 1, 2। तो आप ज्ञात करेंगे, इस पर रेशियो बताया गया, ये रेशियो आ जाएगा, आप चेक भी कर लेंगे, 2, 2, 4, 1, 5 ए बी सी, 1/5 सी का हुआ, 2, 2 में क्या संबंध बनेगा, 2 1 कम 2, 2 1 संबंध फॉलो ही कर रहा है। देखिए ये इनमें 2, 2 बराबर है, और सी का 1/5, मतलब ये अनुपात आप जो कैलकुलेट किए हैं सही है ये। लेकिन ऐसे कब होगा, जब त्याग अनुपात नहीं कहेगा। अगर प्रश्न में त्याग अनुपात कहेगा तो आप ये नहीं बनेगा, तब ये दूसरा बनेगा अनुपात। ठीक है, 2, 2, 1। और आप देख रहे हैं सी का सी डी कितना आया है, 20,000। तो एक के लिए कितना इन्होंने किया, 20,000। तो दो के लिए, एक के लिए 20,000, तो दो के लिए एक, किसी एक यूनिट का मान 20,000 है, तो दो के लिए, एक के लिए 20,000, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 40,000। ए का कितना है 2, ये इसका भी कितना हो जाएगा, 40,000। तो आप यही सी डी लिख देंगे, 40,000 और 40,000, ये सी डी आप लिख देंगे। फिर आप टोटल देखेंगे, अब आपको चेक करना है किधर का ज़्यादा है। अगर इधर का ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे बाई, अधिकतर बाई बैंक या कैश लिखते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट मैंने बताया बाई बैंक या कैश। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो आपने एक लाइन छोड़ा है, यहाँ पे आप उसको लिख देंगे जो भी कम होगा। अब हो सकता ऐसा नहीं कि ए बी का दोनों का डेबिट ज़्यादा होगा, दोनों का क्रेडिट कम होगा, दोनों का क्रेडिट ज़्यादा होगा, दोनों का डेबिट कम होगा, या ए का डेबिट ज़्यादा होगा, बी का क्रेडिट ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए का अगर डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में बाई बैंक ए के लिए, संजोग से बी का क्रेडिट ज़्यादा है तो बी के लिए यहाँ टू बैंक, मतलब दोनों में से कोई हो सकता है। आप तब टोटल बराबर कर देंगे, यही से होगा समायोजन। समायोजन कई तरीके से किया जाता है, कई प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार से और भी अगर इसको हम समझाएं यही अमाउंट आएगी, लेकिन आप कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे लगाएं जैसे ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से लगाना है। तो सी कितने के लिए 1/5, तो 1/5 के लिए वो कितनी पूंजी ला रहा है, 20,000। पूंजी कौन सा, ये 20,000 लाने की बात नहीं, आप कैपिटल लगा लेंगे, जो यहाँ सीडी आएगा नए साझेदार को उसी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कैपिटल जितना लाता है लास्ट में सीडी घट जाता है। मान लीजिए वो 2,000 इधर आ गया तो ये 18,000 है, यहाँ 18,000 आएगा। किसी का 1/5 20,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये तो आपको पता है, टोटल हो जाएगा 20,000 × 5 बराबर 1 लाख। किसी का 1/5 बराबर 20, सी 1/5 के लिए कितना लाया 20,000, यहाँ की सी डी, तो टोटल के लिए लाएगा 1 लाख रुपए। तो ए बी सी का आपने रेशियो ज्ञात किया है 2:1, तो इसका 2, 2, 4 अनुपात अलग, 2/5, 2/5 और 1/5। अगर अलग करेंगे अनुपात हटाएंगे तो ये भी रेशियो बनेगा, अनुपाती योग कर देंगे। तो ए का क्या हो जाएगा 1 लाख का 2/5, बी का कितना हो जाएगा 1 लाख का 2/5,
सी का ऑलरेडी दिया ही है, या 1,00,000 का 1/5 आप करेंगे, यही आएगा। तो आपका 20 ए का कितना आ जाएगा 40,000, बी का भी कितना आएगा 20,000, 20 दूना 40,000, जो यहाँ आपके आया। इसलिए ये इजी होता है, 1 यूनिट के लिए 20,000 तो 2 के लिए 40,000, इससे भाग दे देंगे और इससे गुणा कर देंगे। या ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टोटल कैपिटल ज्ञात करेंगे, टोटल में फिर अनुपाती योग करके उनको बांट देंगे, तब भी वही चीज़ आएगी। आपको निकालने आना चाहिए। वो CD लिख देंगे, जो कम बेसी होगा उधर बैंक लिख देंगे, और इसी बैंक को नेक्स्ट कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे आप समायोजन होता है। ठीक है, कभी कभी पुराने साझेदार के अनुपात में नए साझेदार की पूंजी कहता है, ऐसा कहता नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में नए साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लाया है यह बताया नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्लियर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मान लें यही सवाल को ले, ए बी कितने हैं 1/1, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, सी 1/5 लाया, और अब तब यह ऐसी कंडीशन में यह नहीं बताया जाएगा कि सी ने कितना पूंजी लाया, तब नहीं बताएगा पूंजी लाया, यह नहीं बताया कितना पूंजी लाया, नहीं रहेगा, क्योंकि यह कितना पूंजी लाया एक कब पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो कब ऐसी कंडीशन कब होगी, जब प्रश्न में समायोजन के नीचे कहेगा नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी को पुराने साझेदार के अनुपात में पुराने साझेदार के अनुसार समायोजित करिए, पुराने साझेदार के पूंजी के अनुसार समायोजित करिए। समायोजित करें। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, ये दूसरी कंडीशन, इसके पहले क्या पढ़ा था, नए साझेदार के अनुसार पुराने साझेदार को मैंने समायोजित किया, सी 20,000 उसके अकॉर्डिंग ए बी का निकाला, लेकिन अब कह रहा नए साझेदार को किसके अनुसार, पुराने साझेदार के अनुसार बदलना। इसके पहले क्या था, पुराने साझेदार की पूंजी नए साझेदार के अनुसार बदलना था, तो हम सी को आधार बनाए, सी के अकॉर्डिंग सी लाया 20,000 के अकॉर्डिंग ए और बी को कैलकुलेट किए, लेकिन अब कह रहा है नए साझेदार की पूंजी ए बी के अकॉर्डिंग लाना है, ए बी के अकॉर्डिंग सी का कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना देंगे। ठीक है, पूरा पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, सी की कैपिटल नहीं दिया होगा, इनका तो होगा बाई बैलेंस BD, सी की कैपिटल नहीं होगा, सी की तो बैंक या कैश डाल के आप सी का छोड़े रहेंगे, मतलब ये छोड़े रहेंगे, ये लास्ट में पता चलेगा, ये एंड में पता चलेगा। ठीक है, ए बी का रहेगा, ए बी का पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, कोई रिजर्व हो, कोई गुडविल हो, रिवैल्यूएशन का लाभ हो तो बाई में, हानि और रिवैल्यूएशन पूरा उसी तरह बनाएंगे। तो अंत में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, संयोग से जैसे मैं आपको बता दूं, इधर का योग इनका आ गया 25,000, ठीक है, और इनका योग आ गया मान लीजिए ये 26,000 ए का आ गया, और बी का आ गया 24,000। ठीक है, और इधर रिवैल्यूएशन इधर कुछ नहीं, पूरा रिवैल्यूएशन इधर, क्रेडिट में कुछ नहीं, तो हम CD जब निकालेंगे ए बी का तो 26,000 ए का आ गया, बी का कितना आ गया 24,000। पुराने साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित करिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अब आप क्या करेंगे, सी का पता नहीं है, तो अब आप देखिए ए एंड बी 1/1 है, सी को बनाया 1/4 के लिए, जब नया अनुपात इनका आपने ज्ञात किया 2/2/1, मतलब आप देखिए कि एक का नहीं दिया, ये 2 4 के लिए दोनों का योग कर दीजिए, 4 के लिए 26,000 + 24,000, 4 यूनिट के लिए बराबर 50,000, 4 यूनिट के लिए 50,000, तो इसका हिस्सा कितना 1, 4 के लिए 50,000, तो 1 के लिए × 1 बराबर 12,500। तो आप एक क्लियर हो जाएगा, सी का हिस्सा कितना आएगा 12,500, अर्थात सी ने कितना पूंजी लाया 12,500, हमको लास्ट में पता चलेगा, ये आ जाएगा 12,500। अब हम दोनों तरफ का CD कर देंगे, इनके हिस्से इसका टोटल कर देंगे और इनके हिस्से के बराबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, या कैश में अगर नए नेट कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे हम इसका समायोजन कर देंगे। ठीक है, प्रश्न लगाए जाएंगे, कभी कभी प्रश्नों में कह सकता है लाभ हानि अनुपात में समायोजित करिए, लाभ हानि अनुपात में समायोजित करिए, लाभ हानि अनुपात में समायोजित करने की बात कहेगा तो यहाँ पे किसको हम आधार बनाएंगे, नए साझेदार को, नए साझेदार के अकॉर्डिंग हम नए साझेदार को आधार बना के पुराने साझेदार को हम समायोजित करेंगे। ठीक है,
नए लाभ विभाजन अनुपात। सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने फ्रेंड को सबको शेयर करिए, लोगों को बताइए कि पढ़िए घर पे, ठीक है। लॉकडाउन है, इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि समय बीत रहा है। चाहे जितने दिन लॉकडाउन रहेगा, आपके जीवन का एक एक दिन बीत रहा है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ओके, बाय।